नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अभ्युदय क्लासेस में। 25 तारीख तक आप लोगों ने जो इंतज़ार किया उसके लिए मैं आपका बड़ा ही हृदय से कृतज्ञ हूँ। और मन में ये कतई विचार मत लेके आना कि सर हम कोई फीस ही नहीं दे रहे तो हमें क्या क्वालिटी कंटेंट या जो आप समय देंगे उसका कुछ मूल्य रहेगा या नहीं रहेगा। पूर्ण मूल्य रहेगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहना। देखिए, मैं आपसे ये प्लानर आपके साथ डिस्कस किया था एक बार स्टार्ट करने से पहले। ये प्लानर और मैं आपको बता दूँ। देखिए, हमने अक्षांश और देशांतर पढ़ लिया था, पृथ्वी की गतियां पढ़ लिया था। आपको क्या करना है, ये दोनों आपके लेक्चर आपको YouTube पर मिल जाएंगे, प्लस आपको आपकी ऐप पर भी मिल जाएंगे। दोनों जगह आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। अच्छा, आज हम देखेंगे पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल। जितने भी नए विद्यार्थी हैं वह एक काम अवश्य कर लें, यह चैप्टर और यह चैप्टर दोनों एक बार कर लें। देखिए, एक बात का विशेष ध्यान रखना, इससे पहले वाले मैंने आपसे एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया था। देखो, यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशंस, इनका जो बेसिक जो पिलर है ना, चार, आपको ही मैंने बताया था, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स, इनका जो दायरा है ना, बहुत दूर नहीं रह गया क्वेश्चंस के क्वालिटी का, वो बहुत नज़दीक आ चुका है। तो जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस की परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो अपने दिमाग में यूपीएससी का आईएएस की परीक्षा को पैटर्न लेके चलें, तो आपको सफलता मिलने की संभावना बहुत अधिक हो जाएगी। और मेरा प्रयास भी ये रहेगा, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशंस के बच्चों को पढ़ाएं या यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाएं, वही कंटेंट उसी लेवल का आपके पास पहुंच जाए। तो जितने भी कॉमन जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं आप सभी के लिए बेहद उपयोगी रहेंगे। अब जैसे आज मेरे पास फ़ोन आया था अनिल का और रुद्र दमन का। देखो दोस्तों, तुमने आरएस मेंस के लिए मेरे से पूछा था। ये जो जनरल स्टडीज़ के कॉमन टॉपिक्स हैं ये तो आपके भी बदस्तूर वैसे के वैसे ही रहेंगे। आपके लिए मेंस का बैच कल मैं फॉर्म कर दूंगा। जितने भी विद्यार्थी आप ये यूपीएससी वाला जो बैच है अपना, यह अभ्युदय आईएएस का जो बैच है, इसमें जितने भी विद्यार्थी जनरल स्टडीज़ वाले जुड़े हैं, आप जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशंस के विद्यार्थी हैं वह आरएस मेंस के बैच में और ऐड हो जाना। तो आरएस मेंस का जो पार्ट स्टार्ट करेंगे 1 तारीख से, तो वहां पर आप साथ साथ करते चलना। अब उसके लिए क्या करना, आरएस मेंस का बैच कल हम फॉर्म करेंगे और उसको फॉर्म करने के बाद मैं आपको उसकी बैच कोड दे दूंगा। उस बैच कोड के माध्यम से आप लोग जुड़ जाना। चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल, इतना प्यारा चैप्टर है। देखिए, हमारे आरएस की परीक्षा में एक प्रश्न आया था काफ़ी पहले के लास्ट से लास्ट जो आरएस हुआ था 2016, उसमें प्री में एक प्रश्न आया था ज्योग्राफी का। कई विद्यार्थियों के लिए बड़ा कठिन था और वह प्रश्न आपके 6ठी में और 8वीं और 9वीं की ज्योग्राफी के स्टार्टिंग के आपको चैप्टर्स में से मिल जाएगा। आप मन लगा के इन चैप्टर को कर लेना जैसा करा रहे हैं। क्वेश्चन क्या था वो आपको भी ध्यान में आ जाएगा। देखो, प्रमुख परिमंडल, एक तो आपको यह ध्यान आना चाहिए कि भैया ये परिमंडल की परिभाषा क्या है। होता है ना, परिक्रमा लगाते हैं हम किसी भी, जैसे गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाने हमारे यहाँ से जाते हैं तो गोवर्धन जी के पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। तो परिमंडल क्या, अगर ये पृथ्वी है तो इसके चारों तरफ ये जो इसकी परिधि है, इसमें कैसा वातावरण है, कौन कौन से यहाँ पर मंडल पाए जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पर व्याख्या की गई है। देखो ध्यान रखना, हमारा प्यारा पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन है ज्ञात स्रोतों के अनुसार। देखो साहब, ये है हमारे भूमंडल, ये है हमारा वायुमंडल और ये है हमारा जलमंडल। थोड़ा सा ना आराम से समझते जाना। भूमंडल से क्या तात्पर्य है, देखो यहाँ पर आपको मिलेगी भूमि, यहाँ पर आपको मिलेगी हवा और यहाँ पर आपको मिलेगा जल। क्लियर। अब देखो, यह जो हमारी पृथ्वी है ना, जब आप इसकी सतह की बात करोगे, ये बड़ी गूढ़ और गंभीर बात है, इसको ध्यान रखना। जब भी हम पृथ्वी की सतह की बात करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि 3 महत्वपूर्ण घटक हैं जो एक दूसरे को जबरदस्त प्रभावित करते हैं। हमारी जो ज्योग्राफी है, हमारे वायुमंडल है, हमारे
हमारे परिमंडल में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं यह तीनों आपस में इंटरलिंक्ड और इंटरकनेक्टेड, और इनसे सभी एक दूसरे से बड़े प्रभावित होते हैं। अगर यूं कहते भी हैं कि जापान में यदि कोई तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए तो उसका प्रभाव भारत तक भी पड़ता है। ये संकल्पना भी है, विज्ञान की भी है और ज्योग्राफी की भी है। एक मूवी आई थी कमल हसन की, विश्व विश्व रूपम थी आई थिंक। तो उसमें देखो उसको इंटरलिंकिंग करके दिखाया था। कहीं पर एक छोटा सा इवेंट हुआ था, शायद वो तितली का था या मधुमक्खी का था, किसका था, उसका प्रभाव कन्वर्ट होते होते देखो सुनामी आई, सुनामी से और क्या क्या परिवर्तन हुए, वो सारा इंटरलिंक करके दिखाया था। ये वास्तव में ऐसा इंटरलिंकिंग होता है। देखिए अब ये चैप्टर क्या बोलता है। ये चैप्टर बोलता है कि तीन महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? भूमंडल। मतलब जो ठोस भाग है पृथ्वी का उसको हम क्या बोलते हैं? भूमंडल। यदि मैं आपसे सामान्य भाषा में पूछूं कि भूमंडल क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? आपको सोचना, आपको दिमाग पे जोर डालने की कतई आवश्यकता नहीं है। भूमंडल क्या है? पृथ्वी का जो ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। अच्छा, और आपसे मैं पूछूं मुझे वायुमंडल की परिभाषा बताओ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओरों से घेरती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। देखो जैसे ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के एक सीमा तय है जिसको हम करमन रेखा भी बोलते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यहां पर जो गैसों की परतें पाई जाती हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ध्यान रखना, वायुमंडल पृथ्वी को चारों ओर से जो गैसों की परतों ने घेर रखा है उसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं। देखिए छोटी छोटी डेफिनेशन तुम्हें बहुत क्लियर होनी चाहिए, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। यदि वायुमंडल कहीं शब्द का अभिप्राय पूछा जाए तो समझ जाना कि ये बात कर रहा है पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें हैं उनके बारे में बात कर रहा है। समझ गए? तो ये हो गया वायुमंडल, मतलब कि गैसें। अच्छा, आगे कह रहा है ये कि गैसों में कौन कौन से आपको मिलेंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल कहते हैं। ये आपका जलमंडल हो गया। तीनों मंडल आपने देख लिया ना। जलमंडल की सभी अवस्थाएं होती हैं। देखो अब रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। यदि मैं आपसे पूछूं मुझे जलमंडल की अवस्थाओं के बारे में बता दो, साइंस में भी आपके आता होगा, प्री में भी आपके साइंस में पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में एक चैप्टर है, उसमें से बड़े प्यारे साइंस के छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। तो जल की अवस्थाएं कौन कौन सी हो गई? आप देखो सोचो, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक तो भैया मटकी में जो पानी है वो जल, फ्रिज में उस जल को जमा देते हो तो क्या बन जाता है? बर्फ। एक आप जब भैया जल को उबालते हो तो उससे क्या होता है? जल वाष्प बन जाती है। तीन ही रूप आपको देखने को मिलेंगे ना। यदि आपसे जल की अवस्थाएं पूछते हैं तो कौन कौन सी तीन अवस्थाएं होती हैं इनको ध्यान रखना। क्यों? जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें आपको कॉन्सेप्ट समझने में बहुत लाभ देंगी। कौन कौन सी तीन अवस्थाएं हो गई? एक अवस्था तो हो गई आपके स्वयं जल, एक आपने बर्फ बना दी, तीसरा हो गया आपका जल वाष्प। स्पष्ट है? चलिए आगे चलें। अब आपसे को पूछ ले भैया कि अब मैं आपको देखो दो स्टेटमेंट देता हूं, आप मुझे बताइएगा जीव मंडल क्या है। ये क्वेश्चन आया। अब आपके पास एक तो होता है पहला ऑप्शन, जीव मंडल जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, ऐसा स्थान जहां पर आ, ज, आ, दूसरा ऑप्शन, जीव मंडल ऐसा क्षेत्र जो असीमित क्षेत्र होता है। तीसरा ऑप्शन, जीव मंडल जहां पर सीमित जीवन पाया जाता है। क्या ये ऑप्शन तीनों चारों ठीक है क्या? देखो एक इन दो लाइनों से कितने प्यारे प्यारे ऑप्शंस बन गए। देखो असीमित क्षेत्र नहीं होता, ये एक सीमित क्षेत्र होता है। जीव मंडल क्या होता है? सीमित क्षेत्र होता है जहां स्थल, जल एवं हवा, स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं और जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। अब इसको एक बार यूं समझ लो, ये हमने बनाया था। देखो अगर एग्जाम में भी आ जाए ना तो ऐसा आप ग्राफ बना के दे सकते हो। स्थल, जल, हवा, समझ गए? इजिकल टू जीव मंडल।
मतलब ये जो तीनों जगह हैं, स्थल, जल एवं हवा, जब एक साथ मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीव मंडल। ऐसा मंडल जहाँ पर जीव पाए जाते हैं। अब इसमें की पॉइंट क्या है, यह एक सीमित क्षेत्र होता है, ना कि असीमित क्षेत्र होता है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यदि ऐसा स्थल हो जहां पर जल ही ना हो या हवा ही ना हो, तो क्या वहां पर जीवन पाया जा सकता है कि नहीं पाया जा सकता? अच्छा, कहीं कहीं पर केवल हवा ही हवा हो, ना तो जल की कोई मात्रा हो, ना स्थल का कोई लेना देना हो, तो क्या वहां पर जीवन पाया जाएगा? क्या नहीं पाया जाएगा। देखो, आप अगर सोचो कि समुद्र के अंदर तो सब जल ही जल है और वहां पर आपको जीवन पाया जाता है, तो ध्यान रखना वहां पर भी आपको गैसें मिलेंगी। ये जो गैसें होती हैं घुलित अवस्था में जल में पाई जाती हैं। और आप देखिए जो सरफेस होती है जल के नीचे, वो स्थल का काम करती है। समझ रहे? अच्छा, यदि आप सारा रेगिस्तान की बात करें तो आप बोले साहब यहाँ तो जल दिखती नहीं, लेकिन भैया जो नमी देखी जाती है वायुमंडल में, हवा में, वह वहां पर उपस्थित होती है। अगर ये चीजें नहीं होंगी तो जैसे अन्य जो मंडल बने हुए हैं, अन्य प्लैनेट्स बने हुए हैं जहां पर जीवन की कोई संभावना नहीं है, उसके पीछे कारण यही है कि तीन ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन कौन से, पहला स्थल, जल एवं हवा, ये एक साथ वहां पर उपलब्ध नहीं होते हैं। समझ गए? जीव मंडल के लिए तीन कीवर्ड को विशेष रूप से लिख के आना। एक एक को देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा समझाया हुआ है। भूमंडल, मैंने ये देखो कीवर्डों को आपके लिए हाईलाइट कर दिया है। आप क्या करना, जब भी इसको रिवाइज करो तो हाईलाइटों को एक बार अवश्य देख लेना। इन चैप्टरों को आपको रिवाइज करने में 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन इनको एक दो बार आपने देख लिया ना तो जीवन भर के लिए तुम्हारी समस्या दूर हो जाएगी। कौन सा भाग भूमंडल? पृथ्वी का ठोस भाग। यह भूपर्पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है और यहीं से जीवों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। अच्छा, इसको दो मुख्य भागों में बांटते हैं। बड़े जो स्थलीय भाग है उसको तो हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप, और बड़े जलाशयों को हम महासागरीय बेसिन बोलते हैं। देखो, इसके नोट्स जो बनाए एक पेज में, वो मैं आपको सैंपल दे दूंगा जिससे आपको ध्यान में आ जाएगा नोट्स बनाने कैसे। जैसे ये आपने पृथ्वी की दो सतह बनाई, ये आपने लिखा, पहला दो भागों में बांटा, बड़ा स्थलीय भाग, एक आपने कौन सा बांटा, बड़े जलाशय वाले भाग। इतना ही लिखना, आपको कीवर्ड लिखने हैं केवल। स्थलीय भाग को आप क्या बोलेंगे, महाद्वीप बोलेंगे, और बड़े जलाशय वाले भागों को क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, महासागरीय बेसिन। बेसिन भी लिखोगे ना तो आपका लिखने का प्रभाव एग्जामिनर पर जबरदस्त पड़ेगा। स्थलीय भाग, यदि मैं आपसे इतना सब पूछ लूँ साहब महाद्वीप की मुझे डेफिनेशन दे दूं, आप अपने अंतर्मन से बच्चे सोचो कि भैया मैं कितने, आप बच्चे महाद्वीप की बड़ी सरल सी डेफिनेशन दे सकते थे। क्या डेफिनेशन है? पृथ्वी का जो स्थलीय भाग है उसी को हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोलते हैं। क्लियर? पृथ्वी का स्थलीय भूभागों को महाद्वीप बोलते हैं और पृथ्वी पर जो बड़े जलाशय होते हैं उनको महासागरीय बेसिन बोलते हैं। दोनों की डेफिनेशन क्लियर है ना? अच्छा, एक आपके लिए प्रश्न है, मुझे बताओ कि हम बार बार कहते हैं कि हमने किसी भी पर्वत की, किसी भी स्थल की जब ऊंचाई नापनी होती है तो हम क्या बोलते हैं, समुद्र तल के सतह से है। यही बोलते हैं ना कि भैया समुद्र का जो तल है या समुद्र की जो सतह है, हम उससे क्या बोल रहे हैं, इसकी ऊंचाई नाप रहे हैं, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इतनी है। अच्छा, भारत में ऊंचाई चेन्नई के अपने समुद्र तल से नापते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हम हमेशा समुद्र तल से ही नापते हैं और कोई हमने पैमाना क्यों नहीं लिया? देखो, ये आपको इस लाइन में इसका आंसर मिलेगा। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। अब एक चीज और बताओ, जैसे कि मुझे एक चीज बताओ, ये एक गड्ढा था, ये एक गड्ढा था, क्या ऐसे एक ये गड्ढा गया, यहां पर पानी भरा, तो क्या पानी ऐसा हो सकता है क्या कि यहां पर कम हो जाए और यहां पर ज्यादा हो जाए? पानी तो जहां सरफेस इक्वल आने के लिए अपनी जगह तो बनाएगा ही बनाएगा। यदि आपने किसी गिलास में पानी डाला तो ऐसा थोड़ी होता है कि ये आपका गिलास है और इधर तो पानी ज़्यादा है, इधर पानी कम है, और इसको पूरा करने के लिए यदि स्टैटिक पोजीशन में है तो पूरा करने के लिए क्या करेगा, पानी उथल उथल मचाएगा और अल्टीमेटली अपने स्थान पर आ जाएगा जैसे ही स्टैटिक पोजीशन आएगी। तो समुद्र तल में भी क्या होता है, चाहे कितने गड्ढे हो, कितने खाइयाँ हो, कहीं पर ऊंचाई नीचाई हो, भैया यह पानी क्या करता है, अपने आप को लेवल में लाने के लिए ही सारा गति करता रहता है। समझ गए? अच्छा, होगा क्या, जैसे कि ये कोई बड़ा प्याला है, यूँ मान लीजिए
ये कोई बड़ा प्याला रखा हुआ है और आपने इसको छत पे रख दिया। बड़ा प्याला से मेरा मतलब है कि कोई डोंगे होते हैं ना शादी में बड़े बड़े, इतने बड़े डोंगा मान लीजिए आप, लेकिन उसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं हो, ऊंचाई छोटी हो। यहाँ पर पानी भरा हुआ है और जोर जोर की हवाएं चल रही हैं, तो क्या होगा, ये हिलेगा। यहाँ पे तरंगे आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि छोटे कहीं पॉन्ड में देखने को मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो गति करने लग जाएगा पानी, लेकिन वो अपनी स्टैटिक पोजीशन में आने के लिए भागेगा। इसीलिए भैया हम हमेशा जो ऊंचाई नापते हैं वो समुद्र तल से ही नापते हैं, समझ गए। समुद्र जल का जो तल होता है सभी जगह समान होता है, इस तल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है, समझ गए। तल से, ध्यान रखना, समुद्र तल से। बड़े प्यारे कुछ फैक्ट है, उनको देख लो। सबसे ऊंचा शिखर विश्व का माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, सबको रटा हुआ होगा। सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मरियाना ग्रंथ, गहराई 11,022 मीटर। ये 11,022 मीटर, इनको रटने की कतई आवश्यकता नहीं है। मतलब कि एक आपका पूरा का पूरा माउंट एवरेस्ट समुद्र के अंदर समझा, इतनी तो वहां पे गहराई है। महाद्वीप, अब देखो 7 प्रमुख महाद्वीप है, समझ गए। इसमें बड़े प्यारे प्यारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। देखो साहब, ये 0 डिग्री हो गई अपनी विषुवत रेखा। अब आप देखो कुछ देखने को आपको मिल रहा है। अब आपको देखने को मिल रहा होगा कि 0 डिग्री से ऊपर हम जाते हैं नॉर्थ की तरफ, तो हमें देखने को मिलता है कि भैया भूभाग वाला एरिया है वो उत्तरी गोलार्ध में अधिक है। उत्तरी गोलार्ध में क्या है भैया, भूभाग अधिक है, और दक्षिणी गोलार्ध में आपको क्या मिलता है, भूभाग कम मिलता है। स्पष्ट है, क्लियर। अब देखो, अधिक भूभाग होने और कम भूभाग होने से कितने सारे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्रिएट होंगे, लेकिन यहां पर ये चीज ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में अधिक भूभाग और दक्षिणी गोलार्ध में कम भूभाग। अब हम बात करेंगे एक एक महाद्वीप की। पहला हम देख लेते हैं एशिया के बारे में। एक बार ये मैप और देख लो, ये ध्यान रखना, ये यूराल पर्वत वाला क्वेश्चन आया था कि यूरोप को एशिया किस पर्वतमाला श्रृंखला से अपने आप को अलग करता है, तो उस पर्वतमाला श्रृंखला का नाम है यूराल पर्वत श्रृंखला। स्पष्ट है। अच्छा, ये अपना तिब्बत का पठार है और यहाँ पर अपना हिमाचल, यहाँ पर अपना हिमालय पर्वत श्रृंखला है। क्लियर है। अभी केवल हम एशिया के बारे में मूल बातें जो छठी की पुस्तक में दे रखी है उनको देखेंगे। अगर आपसे कोई फैक्ट पूछे, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है एशिया, और सबसे बड़ा क्या है, महाद्वीप भी है। महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखो पूर्वी गोलार्ध में कैसे स्थित है वह भी देख लीजिए। देखो, जिनने अक्षांश और देशांतर वाली कक्षा करी है उनको ये दिक्कत नहीं आएगी। ये 0 डिग्री है। प्रखर, तुम्हारा जो एक प्रश्न था अपने जो यूपीएससी में एक प्रश्न आया था कि साहब वो जिसमें आपको दिक्कत आ रही थी उसका मैं आपको हल बता दूंगा ना। देखो, ये 0 डिग्री है। यहाँ से अपन ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इसको इसीलिए हम इसको पूर्व बोलते हैं, और अपने बाईं तरफ जाएंगे तो इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम बोलेंगे। 0 डिग्री है। और आप देखो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, ये देखो ये 180 डिग्री ना ऐसे आता है, 180 डिग्री क्योंकि गोल है ना पृथ्वी, तो ये ऐसे कर्व करके आएगी ये रेखा। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भैया जो एशिया है ये कहाँ पर पाया जाता है भैया, ये पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। देखो, यूरोप एवं एशिया का कुछ संयुक्त भूभाग है जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, यूरोप प्लस एशिया। आगे अब यूरोप के बारे में देख लेते हैं। यूरोप में 2-3 चीजों का ध्यान रखना। देखो, ये कौन सा महासागर ऊपर है, आर्कटिक, और ये कौन सी पर्वतमाला श्रृंखला है, आल्प्स पर्वतमाला श्रृंखला, ध्यान कर लेना। और ये बीच में क्या है, भूमध्य सागर है। क्या है, भूमध्य सागर। जब अफ्रीका के बारे में देखेंगे तो ये पर्वतमाला श्रृंखला भी देखेंगे। 3 बातें ध्यान करिए आपने। यूरोप के ऊपर कौन सा महासागर है, आर्कटिक। देखो, एक तो आर्कटिक और अंटार्कटिक में बालक बहुत कंफ्यूज रहते हैं। नीचे वाला अंटार्कटिक है और ऊपर वाला आर्कटिक है। यूरोप के बारे में की पॉइंट्स, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक व्रत, देखो जो हमारी ग्लोब है उसके ऊपर जो आर्कटिक व्रत है वह कहां से होकर गुजरता है, यूरोप से होकर गुजरता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि स्टेटमेंट में तुम्हारे आ जाए प्रश्न, क्या आर्कटिक व्रत, या यूं आ जाए कि आर्कटिक व्रत यूरोप से होकर नहीं गुजरता है, तो आप क्या करोगे, चक्कर में पड़ जाओगे। ध्यान रखना, आर्कटिक व्रत यूरोप से होकर गुजरता है और 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। यदि मैं आपसे 2 स्टेटमेंट देता यूरोप के बारे में कि यूरोप
दो तरफ से जल से घिरा हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट, यूरोप से आर्टिक वृत्त होकर नहीं गुजरता है। बताइए कथन कौन सा सही है। दोनों कथन ही गलत हो जाएंगे। देखो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं लेकिन बड़े शानदार प्रश्न बनते हैं। देखो तुम जब अपने प्री की तैयारी करो तो यह कैपेबिलिटी क्रिएट करने का प्रयास करना कि हर लाइनों में से किस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, ऐसी कोशिश अवश्य करना। तो क्या होगा, एग्जामिनर की सोच और तुम्हारी सोच काफी हद तक मिल जाएगी। दोनों पॉइंट ध्यान में आ गए। यूरोप जो है, यूरोप से आर्टिक वृत्त होकर गुजरता है। दूसरा, तीन तरफ इसके क्या है, जल है। अब आपको क्या करना, मैप खोलना, मैप में देखना भैया इसके तीनों तरफ जल कौन कौन सी है, कौन कौन से महासागर या कौन कौन सी जल राशि है। एक तो मैंने आपको बताई थी ऊपर अंटार्कटिक, एक आपने देखी थी नीचे भूमध्य सागर है। अब भैया एक और देख लेना, एक और कौन सी है। अब अफ्रीका के बारे में देख लेते हैं। ध्यान रखना, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप और अफ्रीका सेकंड नंबर पर। ये सब अफ्रीका है। ये नील नदी ये ऊपर बह रही है। ये सहारा मरुस्थल है। ये एटलस माउंटेन है। कहाँ, ध्यान रखो, ऊपर ही ऊपर एटलस है। कहाँ है एटलस बाईसाइकिल हमारी, कहाँ चल रही है, अफ्रीका में चल रही है और ये ऊपर ही ऊपर चल रही है। ये हमारी बाईसाइकिल है। इसको कौन चला रहा है, इसको विकास जी चला रहे हैं। ये लो साहब, थोड़ी ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। तो ये एटलस बाईसाइकिल कहाँ चल रही है, अफ्रीका के ऊपर चला रहा हूँ मैं। अब ये एरिया कौन सा है, इसके लिए अभी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, समझ गए। और ये नीचे ड्रैकेंसबर्ग पर्वत है। इतना ही ध्यान रखना है। अभी की पॉइंट, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें अगली की पॉइंट, विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब मैं आपसे ना अफ्रीका महाद्वीप के कुछ प्रश्न पूछता हूं। प्रश्न ऐसा आ जाए कि बताइए निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप के लिए कौन सा कथन सत्य या असत्य है। सत्य के लिए आ जाता है आपसे, अफ्रीकी महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा, अफ्रीकी महाद्वीप से 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा, तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप में से होकर गुजरती हैं। दो स्टेटमेंट मैंने आपको ये दिए, तो क्या दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं? देखिए पहला स्टेटमेंट जो था वह गलत था। दूसरा, तीनों रेखाएं अफ्रीकी महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, यह ऑप्शन ठीक था। देखो कितना प्यारा प्रश्न है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखना, कौन से, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जबकि आपको क्या लगेगा कि अफ्रीका तो नीचे है, तो शायद अफ्रीकी तो कहां पर होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा, लेकिन नहीं। देखो ये अफ्रीका का भाग है, ये कहां पर अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। जबकि यह भाग कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। तो अधिक भाग कौन से गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ध्यान रखना, यदि आप ऐसा यहां से चले अपनी सीधी स्ट्रेट बाइक लेके और यहां पहुंचते हो और यहां से चले यहां पर, है ना, हो सकता है कि लगभग ये बराबर आवे, है ना, और एक्चुअल में हो सकता है कि ये भी ज्यादा हो, लेकिन ये आपको लंबाई चौड़ाई नापने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना कि ये क्षेत्रफल है ना, वह अफ्रीका महाद्वीप का अधिक कहां पर अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न है। देखो इनकी क्यों उपयोगिता है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एनसीईआरटी की 6ठी की पुस्तक से भी बड़े प्यारे प्रश्न मिलते हैं। आपका उनको देखने का नजरिया, आपको कैसे ये प्रश्न करवाए जा रहे हैं, कैसे ये चैप्टर करवाया जा रहा है, वह इंपॉर्टेंस रखता है। कक्षा इंपॉर्टेंस नहीं रखती कि 6ठी का चैप्टर कर रहे हो। तीसरी इसमें की पॉइंट था कि कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सारा रेगिस्तान, सबसे गर्म रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान विश्व का यहीं पर है, अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। देखो अब ये भी आपसे यदि ऑप्शन आ जाए कि बताइए अफ्रीका महाद्वीप 3 तरफ से, 4 तरफ से या 2 तरफ से समुद्र और महासागरों से घिरा है, बताइए कौन सा कथन सही है, तो भी आपको दिक्कत आ जाएगी। देखो 3 तरफ के तो आप बताने के लिए कई बार आराम से बता पाएंगे कि साहब इधर भी पानी है, आज के लेफ्ट हैंड में भी पानी है, इसके साउथ में भी पानी है। लेकिन ध्यान रखना, जहाँ एटलस पर्वत है उसके ऊपर भी भैया एक भूमध्य महासागर है। तो चारों तरफ अफ्रीका महाद्वीप के आपको क्या मिलेगा, जल मिलेगा। चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। सबसे लंबी नदी विश्व की नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। ध्यान रखना क्या बोला है मैंने, लंबी नदी नील, ध्यान रखना लंबी नदी। अब आपके लिए एक होमवर्क है, अपनी
मैप खोलना और उसमें देखना कि यह जो कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत व्रत हैं किन किन देशों से होकर गुजरती है अफ्रीका में से। ये प्रश्न आए हुए हैं आपके आईएएस में। आपको जब नोट्स बनाएंगे ना, उसमें इतना सा करना, जब अफ्रीका के बारे में अपन की पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको यहाँ पर बस ये लिखना है। ऐसे आपको पहले लिखना कर्क रेखा, और कर्क रेखा में या देश लिख लेना कौन कौन से हैं। इसी प्रकार से मकर, और इसी प्रकार से यहाँ पर विषुवत, और इसी प्रकार से यहाँ पर मकर रेखा लिखना और यहाँ पर देश लिख लेना। इससे क्या होगा सर जी? इससे यह होगा कि आपको इन देशों की लोकेशन ध्यान में आ जाए। और बिलीव करना कि आपके जो अटपटे सवाल होते हैं ना, जिनको लोग करने से घबराते हैं, वो आप आसानी से कर पाओगे। ये तीनों रेखाओं पर पड़ने वाले अफ्रीका की कंट्रीज को एक बार अवश्य देख लेना। चलिए अब उत्तर अमेरिका चलें। ये हो गया साहब उत्तर अमेरिका। अब इसमें भी ध्यान रखना, ये उत्तर अमेरिका आपके पूरा ही उत्तरी गोलार्ध में है। अब इसमें दो पर्वत श्रृंखला दे रखी है, एक रॉकीज पर्वत, एक आल्पेशियन पर्वत। हमारे आरएस में एक प्रश्न आया था, एक बार तो आपके यूपीएससी में प्रश्न आया था, आपको मैप दे दिया गया था और पूछा था कि यह पर्वतमाला श्रृंखला कौन सी है। तो ये कौन सी है? आप्लेशियन पर्वतमाला श्रृंखला है। विश्व की जो सबसे पुरानी पर्वतमाला श्रृंखला है उनमें से एक आप्लेशियन है, और हमारे राजस्थान में एक अरावली पर्वतमाला श्रृंखला है। इन दोनों की ऑलमोस्ट क्रॉनिकल एज समान ही है। देखिए हमारे एक प्रश्न भी आया था आरपीएससी में, जिसमें पूछा गया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला के मतलब उसके रिलेटेड उस काल की कौन सी पर्वतमाला श्रृंखला है? वो आप्लेशियन है। ये प्राचीनतम पर्वतमाला श्रृंखलाओं में से आती है। देखिए इसके की पॉइंट देख लें। अब ये थर्ड नंबर पर है। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, और तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका। स्पष्ट है। और ये दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जो पनामा स्थल संधि के नाम से जाना जाता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए स्थल संधि क्या है। देखो दो देशों के बीच में संधि होती है तो हम कहते हैं ना दो देशों के बीच में संधि हो रही है। इसी तरीके से स्थल संधि, दो स्थलों को मिलाने वाली संधि, जोड़ने वाली संधि, उसको क्या बोलेंगे? स्थल संधि। ध्यान रखना किसके माध्यम से जुड़ रही है? एक संकरा भाग होता है जो आपस में किसके माध्यम से जुड़ता है? अब देखो स्थल संधि एक तो होती है जल संधि, और दो देशों के बीच में संधि होती है तो क्या कहते हैं भैया? दो देशों आपस में मिले, उन्होंने बातचीत करी तो संधि हुई, और संधि के लिए दो चीज चाहिए। अब जैसे स्थल संधि आ जाए तो ध्यान रखना दो स्थल मिल रहे हैं आपस में। समझ गए क्या हो रहे हैं? दो स्थल मिल रहे हैं। स्थल का ये एक संकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ रहा है। देखो संकरा भाग है ना, पूंछ निकल रही है इनकी, ये भी एक छोटा सा भाग है और ये भी इसका पतला भाग है। और ऊपर देखो आप, ऊपर दो बड़े बड़े भाग हैं, मतलब कि ये छोटी सी फिंगर आई, ये एक छोटी सी फिंगर आई, लेकिन यहाँ पर आप देखो कंट्री का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, लेकिन ये जुड़ किससे रहा है? एक छोटे से संकरे पार्ट से जुड़ रहा है। तो इसी को क्या बोलोगे आप? स्थल संधि बोलोगे। और ये छोटे छोटे कीवर्ड्स को ध्यान करते जाना। ऐसे ही हमारे प्यारे भारत में भी एक ऐसी संधि है, लेकिन हमारे यहाँ पर कैसी है? जल संधि है। कैसी है? हमारे कैसी है? जल संधि है। हमारे यहाँ पर स्थल संधि नहीं है। ये जल के माध्यम से दो क्षेत्र जुड़ रहे हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच इस जल संधि का नाम बताओ, तो आपको जल संधि का नाम बताना है। स्पष्ट है। और जल संधि क्या होती है? ये भी एक पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। देखो शब्दों को समझो एक बार। स्थल प्लस संधि, जल प्लस संधि। स्थल में तो क्या होगा? दो स्थलों को मिलाएगा, ये बड़े बड़े दो स्थलों को मिला रहा है। और जल संधि में क्या होगा? दो जल राशि वाले क्षेत्रों को मिलाएगा। ध्यान रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। जल संधि मतलब जल की दो बड़े क्षेत्रों को मिला रहा है। स्थल के दो बड़े भागों को मिलाने वाली जगह को क्या बोलेंगे? स्थल संधि बोलेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? देखो जब हम मैपिंग करेंगे ना, तो आपको ऐसे कई सारे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे कि ये स्थल संधि है, ये जल संधि है, तो इसमें कंफ्यूजन ना हो आपको। समझ गए? स्पष्ट रहना चाहिए। जल संधि की बात हो रही है तो श्रीलंका और भारत को मिलाने वाली जल संधि कौन सी, ये आपको बतानी है। इसी तरीके से दो स्थलों को मिलाने वाला जो संकरा भाग है वो स्थल संधि कौन सी है? देखिए जब वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, तो स्थल संधियों की बहुत बड़ी महत्वता थी। तब आपको ध्यान में होना चाहिए स्थल संधि, जल संधि। अगर इस महाद्वीप की बात करें तो ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है।
देखो ये यदि हम बात करें हमारे मैप की, वर्ल्ड की, 0 डिग्री, इधर चले गए तो पूर्व, इधर चले गए तो पश्चिम। ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका यहाँ पर है। यहाँ पर होने के बावजूद और एक चीज और ध्यान रखो, ये 0 डिग्री भी तो है अक्षांश रेखा, इसके भैया कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर में स्थित है। यहाँ तो हो गया उत्तर में, और ये हो गया इसका पूर्व, और ये हो गया इसका पश्चिम। तो कहाँ पर स्थित है हम? ध्यान रखना, ये उत्तर में और पश्चिम में। देखो इसलिए कह रहा है उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। समझ गए? क्लियर है? क्या होता है, छठी की किताब हम फटाफट पढ़ तो लेते हैं, लेकिन उन शब्दों की गहराई नहीं समझ पाते। ये उत्तरी गोलार्ध है, तो देखो भैया ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और ये 0 डिग्री से यहां चले तो क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध होगा। तो अगर मैं यूं कहूं कि उत्तरी अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे? बिल्कुल सही कथन है। उत्तरी गोलार्ध में तो आप सही बता देंगे, लेकिन ध्यान रखना पश्चिमी गोलार्ध आ जाए तो ध्यान कर लेना उत्तरी अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। देखिए उत्तरी अमेरिका ये 3 तरफ महासागरों से घिरा हुआ है। क्या? 3 महासागरों से, सागर और महासागर नहीं, महासागर बोल रहे हैं। देखो अफ्रीका में भी एक प्रश्न था, उसका ध्यान रखना शब्दों का। चारों तरफ से सागर और महासागर से घिरा हुआ है। यदि महासागर आ जाए तो मात्र 3 महासागर आएंगे, समझ गए? तब 4 नहीं आएंगे। मैंने आपसे उस समय स्टेटमेंट में क्या बोला था कि जो अफ्रीका है वह सागर एवं महासागरों से चारों ओरों से घिरा हुआ है। यदि मैं स्टेटमेंट ये बोलता है कि अफ्रीका 3 तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है तो स्टेटमेंट ठीक होता। यदि मैं बोलता कि अफ्रीका 3 तरफ से सागर और महासागरों से घिरा हुआ है तो यह स्टेटमेंट गलत होता। अफ्रीका सागर और सागरों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। और उत्तरी अमेरिका के लिए शब्दों किसका काम लिया है? 3 महासागरों से घिरा हुआ है। क्यों हमने सागर का नाम क्यों नहीं लिया? एक बार मैप में अवश्य देख लेना, इन महासागरों के नाम भी बताने हैं आपको। अच्छा, दक्षिण अमेरिका के बारे में देख लें। यह अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध में है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, ये भी आपको देखना है। तो थोड़ा सा काम कर लोगे ना तो जीवन आसान हो जाएगा। एक तो पढ़ाई होती है कि सीधे तुम्हारे मुंह में चम्मच फेंक दें, है ना। क्लास लग रही है और 300 बच्चे बैठे हैं और 300 में से 30 बच्चे ही उसका लाभ ले पा रहे हैं। समझ में तो सबको आ गया, गुरुजी ने सारा का सारा बता दिया, लेकिन तुम उसको अपने जीवन में लड़ने के लिए उस सामग्री को तैयार नहीं कर पाओगे खुद के लिए। क्या करना? मैप खोलना और ये छोटी छोटी चीजें देख लेना। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट में तुम्हारी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तो पहली क्लास है, ऐसी अन्य जो आगे क्लासेस आएंगी तो इन ऐसी आपकी एक्सरसाइजेस करते करते आपके आधे से ज्यादा मैपिंग कवर हो जाएगी। क्या देखना? इनके भैया कौन कौन से 2 महासागर हैं, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। एंडीज श्रृंखला क्लियर है? यहां से मैप में दिखा देता हूं मैं आपको। दक्षिण अमेरिका की यहां से स्टार्ट हुई भैया और लास्ट में आगे खत्म हुई। जैसे कि हमारे भारत में ये जो वेस्टर्न घाट है ना, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड तक खत्म हुआ, इसी तरीके से यहाँ पे ये एंडीज पर्वतमाला श्रृंखला है। और उत्तरी अमेरिका में ये रॉकीज है। क्लियर? उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। देखो अब समझो एक बार, कई बार जल्दबाजी में गलती कराते हैं। सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी, लंबी तो क्या हो गई? ये तो लंबी है, तो ये कौन सी नदी है? नील नदी। लंबी नदी नील नदी कहां पर है भैया? अफ्रीका में। बड़ी नदी, बड़ी नदी कहां पर है सबसे? अमेजन, आपके दक्षिण अमेरिका में। तो लंबी और बड़ी में ध्यान कर लेना। बड़ी कौन सी हो गई? अमेजन। और लंबी कौन सी हो गई? नील। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों? दक्षिण अमेरिका की मूल बातें क्लियर। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लें। ये रसाब रहा ऑस्ट्रेलिया। क्या प्यारा ऑस्ट्रेलिया। देखो ध्यान करना, ये चारों तरफ क्या ये समुद्र से घिरा हुआ है क्या ऑस्ट्रेलिया? बिल्कुल घिरा हुआ है। अच्छा, अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है? ये कौन सी रेंज है? ये पर्वतमाला श्रृंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। समझ गए? कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। और ये कौन सा डेजर्ट है? ये सैंडी डेजर्ट है। कौन सा डेजर्ट है? सैंडी डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में की पॉइंट देख लेते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप है, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है,
चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। ध्यान रखना, महासागरों तथा समुद्रों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अगला देख लेते हैं। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये नीचे वाला एरिया आ गया, पूरी की पूरे दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। यहाँ पर हमेशा मोटी बर्फ की परत जमी रहती है। यहाँ पर कोई स्थायी मानव निवास नहीं है। ध्यान रखो, स्थायी मानव निवास नहीं है, अस्थायी रूप में हमने वहां पर शोध केंद्र बना रखे हैं। भारत के शोध संस्थान यहाँ पर मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री हैं, और भी हैं क्या, उनके भी नाम खोज के एक बार बता देना। जलमंडल, अब हम किस पे आ गए? जलमंडल पर आ गए। जलमंडल में बहुत प्यारे प्रश्न बनते हैं। देखो, कभी भी जल के ऊपर प्रश्न आ गया ना आपका, मेंस में आ जाए या एसए में आ जाए, तो ये आप स्टार्टिंग के रूप में यूज में ले सकते हैं कि हमारे पृथ्वी पर जो जल है, जिसमें अलवण जल कितना है? 2.5% है, और महासागर में जल कितना है? 97.5%। अलवण जल कौन सा हो गया? जो नमकीन वाला पानी नहीं होता उसको अलवण जल बोलते हैं, मतलब पीने लायक जल हो गया। की पॉइंट देख लेते हैं जलमंडल के। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि भैया यहाँ पर जल आप देखते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग ही क्या है? जल है, और 29% भाग स्थल है। जलमंडल के जल के सभी रूप उपस्थित हैं। अब आप सोचो कि जल के कौन कौन से रूप हैं भैया हमारे यहाँ पर। सबसे बड़ा तो छोटे से लेके चलो एक बार। आपने क्या देखा, गांव में हम जो बोरिंग से पानी निकालते हैं वो भी भैया जल का ही तो रूप है। इसका मतलब भूमिगत जल निकालते हैं। अच्छा, अगला, गांव में आपने नदियां अपने गांवों के आसपास से निकलती हुई देखी होंगी। आपने पहाड़ी से कोई झील विल गिरती हुई देखी होंगी। अच्छा, झीलों का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? हिम नदियां, मतलब जो बर्फ पिघलती है उससे भी जल आता है। एक अपना नदियां जाके कहाँ पर मिलती है भैया? महासागर में मिलती हैं। मूल आपने देख लिए, रटने की आवश्यकता, सभी रूप देख लिया आपने। 97.5% महासागर में, और 2.5% ये डेटा हमेशा के लिए याद कर लेना कि 2.5% क्या है? अलवण जल है। अब दोनों याद करने की जरूरत नहीं, एक ही याद कर लेना। 2.5% अलवण जल ही मात्र हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, मुझे बताओ, यूरोप महाद्वीप बड़ा है या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बड़ा है? अरे अभी तो बताया था ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, यूरोप क्या है? उससे छोटा। अब ये देखो, इन्होंने बड़ा अच्छा एक बॉक्स के रूप में डायग्राम बना रखा है। ऑस्ट्रेलिया में कितने स्क्वायर बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने? 8। यूरोप में कितने? 3 3 9 और 1 10। एशिया में कितने? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? 1 2 3 4 5 7 5 35, 35 और 7 हो गए आपके 5 और 42 और 2 44। ठीक है, अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये देखना एक बार। ये 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चौक 28 और 2 3 है। ये 1 2 3 4 5 6 दिया 18, 4 1 2 3 4 5, 5 चौक 20 और 1 21। देखो, अभी क्या, कोरोना होने के बाद में एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है, गला बहुत जल्दी सूख जाता है, बैटरी डाउन होने लग जाती है। तो बोलते बोलते ना गले में खराश होने लग गई। चलिए देखो साहब, अब इससे हम क्या निष्कर्ष निकालना चाहते हैं वो देखो। 44 नंबर फर्स्ट, तो उसके बाद 30 नंबर सेकंड, उसके बाद भैया 21 नंबर थर्ड, चौथे पे किसको करते हैं भैया? 18 को फोर्थ, और 18 के बाद 10 नंबर को फिफ्थ, और भैया 8 पे किसको कर दें? सिक्स्थ। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ध्यान रखना उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में बड़ा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ज्यादा नहीं, 2 का फर्क, 3 का फर्क है, मतलब कि 3 आप देख लो कितना हो गया। 21 का 10%, 2.1, मतलब 10% मोटा मोटा छोटा है। कौन? दक्षिणी अमेरिका। और ये आपका 5th नंबर पे हो गया। 10 किस में है भैया? अभी यूरोप। ओहो, एक गड़बड़ हो गई। ठीक है, अभी ठीक कर देते हैं। यूरोप, और ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। और हमारा भैया 7वां कौन सा था? अब देखो रैंकिंग में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये लो साहब, 13 वाला हमारा काम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5th।
और ये हो गया 6th, और ये हो गया हमारा 7th। 5th नंबर पे कौन सा है भैया? अंटार्कटिका। समझ गए क्यों बीच में इसको घुसाया? इसका भी रीजन समझ गए क्या? अंटार्कटिका भी भैया एक महाद्वीप है जिसके नंबर 5वां है। अंटार्कटिका के चक्कर में हम हमेशा घूम फिर जाते हैं। पहला सबको याद रह जाता है, दूसरा सबको याद रह जाता है, तीसरा और चौथा आप नहीं भूलोगे ना। 3rd नंबर कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका। 4था नंबर कौन सा हो गया? दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के बाद ये जो मैं हरे इंक से लिखा है अंटार्कटिका, इसका कौन सा नंबर है भैया? 5th नंबर है। क्यों है 5th नंबर? एरिया भी हाथों हाथ देख लेना, 10-13 डब्बे किसमें है? अंटार्कटिका में है। और छठा 7वां तो आपको ध्यान ही है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे ये पूछ लिया जाता कि बताइए आपको कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता, हाँ, ए ऑप्शन है आपका अंटार्कटिका, बी ऑप्शन है आपका यूरोप, सी ऑप्शन है आपका दक्षिणी अमेरिका, और डी ऑप्शन आपको दे देते उत्तरी अमेरिका। समझ गए? ये दे दिया जाता। समझ गए? अब इनमें से पूछ लेते हैं आपसे कि बताइए कि 5th, एक प्रश्न तो ये बनता है कि बताइए 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। एक प्रश्न तो ये बन सकता था। एक आपको क्रोनोलॉजी में बैठाने के लिए बोल देते कि भैया प्रथम 3 बता दीजिए इन चारों में से, रैंकिंग के हिसाब से, ऊपरी रैंकिंग के हिसाब से प्रथम 3 कौन से बड़े महाद्वीप हैं, तो चक्कर पड़ जाता। तो अंटार्कटिका 5th नंबर पर है। क्यों है? क्योंकि भैया ये 13 ब्लॉक आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर? अब महासागर की तरफ चलते हैं। देखो महासागर में एक चीज का विषय ध्यान रखना कि हमारे जितने भी महासागर है ना, सबसे अच्छी बात है भैया ये सब आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए नहीं होंगे ना तो ये तोड़ ताड़ के लिए अपने लिए रास्ता बना लेंगे, ये पक्की बात है। कहीं ना कहीं इनको फ्लो चाहिए, गति करने के लिए इनको जगह चाहिए। की पॉइंट, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और ये जल हमेशा गतिशील होता है, और इन्हीं गतिशील होने की वजह से इनमें तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां कहलाती हैं। मतलब कि भैया स्पीड जो कर रही है कौन कौन सी कर रही हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कि 3 कौन कौन सी गतियां हैं महासागरीय जल की, तो कौन कौन सी बताएंगे? तरंगे, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। अच्छा, ये क्यों होती है? देखो हमने देखा था कि जीव मंडल पे हमने 3 चीजों का समावेश देखा था। कौन सा? जल का, वायु का और स्थल का। तो इसको प्रभावित कौन कर रहा है? इसको प्रभावित हमारा देखो तीनों ही करते हैं, इनकी तरंगों को, ज्वार भाटा को और महासागरीय धाराएं को। ये हम जब आगे समझेंगे तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब भी मैं आपसे बात करूं महासागरीय जल की गतिशीलता की और कौन कौन सी इसकी प्रमुख गतियां होती हैं, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये हमारी जल की तरंगे बह रही हैं, ये बड़े बड़े ज्वार भाटे आ रहे हैं। एक आप महासागरीय धाराएं देखते हैं जो करंट चलते हैं, पूरे महासागर में करंट चलते हैं, कोल्ड करंट, और ये आपके कोल्ड करंट चलते हैं आपके, और हॉट करंट आपके चलते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम आगे देखेंगे, लेकिन ये बेसिक आपको ध्यान में होना चाहिए। और बड़े से छोटे आकार के क्रम से ये 5 महासागर हैं, इनको भी देख लेना भैया। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्टिक महासागर, रट ही लेना इनको। चलो मैं आपको बता ही देता हूं। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिण और आर्कटिक। देखो इसमें याद करने का एक तरीका तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये है कि प्रशांत को तो सब जानते हैं, क्या प्रशांत सबसे बड़ा है। अब मुझे बताओ हमारे दक्षिण में सबसे नीचे कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिक है। कौन सा है? अंटार्कटिक है। लेकिन महासागरों में आर्कटिक महासागर सबसे छोटा है, मतलब सबसे लास्ट में आ रहा है। देखो याद करने अपने तरीके होते हैं। हमने इसको ऐसे याद कर रखा था, कोई रटने का तरीका नहीं था। पहले इनिशियली याद कर ले कि भाई प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, नीचे अंटार्कटिक होता है, लेकिन अंटार्कटिक तो नीचे महाद्वीप में होता है। यदि महासागर की बात करेंगे तो सबसे नीचा स्थान किसी महासागर का आता है 5 महासागरों में से, वो कौन है? आर्कटिक है। और अंटार्कटिक आपका सेकंड हो गया। और 3rd नंबर पे भैया हम कौन है? हिंद।
हिंद महासागर तीसरे नंबर पर है। कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। और हिंद दक्षिण है। देखो हमने तो ऐसे याद कर रखा था, हिंद तो थर्ड था और द से क्या था? दक्षिण था। दो तो हमें याद हो ही गए, क्या? हिंद था थर्ड और द से दक्षिण। तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। पहला हमें ध्यान में था प्रशांत और पांचवा हमें ध्यान में था आर्कटिक। एक्चुअली इस निमोनिक से जल्दी से आदमी भूलता नहीं है, ये वो बना लेते हैं ना, जैसे कि प हिंद ऐसे कुछ आपने निमोनिक बना लिया तो वो भूल जाते हैं। पहला आपको याद है प्रशांत और अंतिम आपको याद है आर्कटिक। बीच के आपको दो याद ही हो गए भैया, तीसरा और चौथा आपका ये हो गया। अब जो भी बचा वो कहाँ चल जाएगा? वो दूसरे नंबर पर आ जाएगा और दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा अंटार्क। दूसरे नंबर पर आपके आ जाएगा अटलांटिक। सेकंड स्थान हो गया। जरूरत नहीं है ना दिमाग लगाने, रट लेना। ये क्या छोटी छोटी चीजें आदमी भूल जाता है। कुछ भी की पॉइंट्स देख लीजिए इसके। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, 1/3 भाग पर फैला है। सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लगभग वृत्ताकार वाला ऐसा कौन सा महासागर है तो कौन सा है? प्रशांत महासागर है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। देखो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, लगभग 4 महाद्वीप कहाँ है भैया? प्रशांत महासागर के आसपास स्थित हैं। समझ गए? प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगा लेना। अच्छा, दूसरे नंबर पर अटलांटिक हमने देखा ही था। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भैया एस आकार का कौन सा महासागर है? तो कौन सा है वो? अटलांटिक है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। एक्चुअली ये यूं है, यहाँ पर तो अपना अफ्रीका है, यहाँ पर अपना ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया और ये क्या हो गया भैया? यूरोप हो गया। समझ गए? ये एस आकार का है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ये दंतुरित मतलब क्या? जैसे कटी फटी देख रहे हो ना आप, ये कटी फटी है, बहुत ज्यादा कटी फटी है। कटी फटी तटरेखा है, इनको दंतुरित तटरेखा बोलते हैं। लेकिन इसका दंतुरित तटरेखा का एक बहुत बड़ा लाभ होता है, नावों को किनारे मिल जाते हैं खड़े करने के लिए। मतलब कि प्राकृतिक पोताश्रय और पतनों की एक आदर्श स्थिति ये प्रदर्शित करते हैं। क्या? जहां पर भी दंतुरित तटरेखा होंगी वहां पर आपको प्राकृतिक पोताश्रय और पतनों के लिए आदर्श स्थिति मिलेंगे। अगर अब भारत में ये बोल दिया जाए कि साहब ये जो पोर्ट है ये नेचुरल पोर्ट है, अगर आपसे बोल दिया जाए फला फला पोर्ट भारत का ये नेचुरल पोर्ट है, तो समझ जाना वहां पर कैसे आपको मिलेंगे तटरेखा। कैसी मिलेगी? दंतुरित तटरेखा मिलेगी, कटी फटी तटरेखा मिलेगी। और इसीलिए व्यापार की दृष्टि से ये सबसे व्यस्त महासागर है। देखो इन चीजों को अभी समझ लेना, इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे उनमें भी काम आएंगे। भैया यहाँ पर पोर्ट क्यों है? क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन यहाँ पर ऐसी है, इसलिए यहाँ पर ऐसे पोर्ट्स हैं। आगे हिंद महासागर, और ये हमारा प्यारा हिंद महासागर। देखो हमारा देश, आपको गर्व होना चाहिए, एक ही ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर नाम रखा हुआ है, उस महासागर का भारत के नाम पर रखा है। आकृति त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। इसको भी एक बार देख लेना। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। ये अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देख लो एक बार, समझ लो। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। समझ गए? अंटार्कटिक महाद्वीप आपका कौन सा है? ऊपर वाला है नीचे वाला है? अंटार्कटिक महाद्वीप नीचे वाला हो गया। समझ गए? उसके आगे दक्षिणी महासागर लिखा है ना, इसके चारों ओर एक साउदर्न आपको इस सी मिलेगा। ठीक है ना? ये देखो दक्षिणी महासागर है ना, ये बेसिकली पृथ्वी तो अपनी गोल है, तो नीचे तो क्या है? ये अंटार्कटिका है और इसके ऊपर ये चारों तरफ, यहाँ पर और यहाँ पर कौन है भैया? चारों तरफ किससे घिरा हुआ है? ये दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। और आपके पास प्रश्न आ जाता भैया ये बताओ, दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महासागर महाद्वीप से अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। दक्षिणी अक्षांश, ध्यान रखना क्या बोला मैंने? दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। क्या ये ठीक है? क्या इतना प्यारा क्वेश्चन है। फिर हम क्या बोलेंगे? बड़ा कहां से प्रश्न आ गया ये, ध्यान रखना। ये 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। इसको और देख लो एक बार, ये क्या है? 60 डिग्री। समझ गए?
अगर आपसे पूछा जाए भैया दक्षिणी महासागर कहाँ तक फैला हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे साहब, ये जो 60 डिग्री की जो रेखा है ना, अक्षांशीय रेखा है, यहाँ पर जो महासागर फैला हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी महासागर बोलते हैं। कहाँ तक फैला हुआ है, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। दक्षिणी अक्षांश क्यों, क्योंकि भैया ये ऊपर 0 डिग्री के ऊपर चले गए तो कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी, और 0 डिग्री के नीचे आ गया तो कौन सा गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ये देखो दक्षिणी लिखा हुआ है ना, बहुत प्यारा प्रश्न है, पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। अगला आर्कटिक महासागर देख लें भैया, उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है। कहाँ, उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। बेरिंग स्ट्रेट देख लेना एक बार, यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं एक बार। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, ये जो पृथ्वी है ना, ये ऐसे गोल है, समझ गए, गोल को आपने बीच से काट के अगर सीधा दिखा दिया तो ये जो मैप बना हुआ है वो ऐसे काट के सीधा दिखाया हुआ है। तो ये जो पार्ट एशिया का है ये कहाँ पर जुड़ रहा है भैया, यहाँ पर जुड़ रहा है। और ये कौन सा पार्ट कहलाता है, रशिया का पार्ट कहलाता है। किसका कहलाता है, रशिया का पार्ट कहलाता है। देखो वैसे अपना ये यहाँ पे कनाडा आ जाता है, ये आधा हिस्सा तो भैया ये जो है नीचे का अमेरिका हो गया, ऊपर का उत्तरी अमेरिका में हिस्सा कनाडा का हो गया, लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट इसका अलास्का कहलाता है, अमेरिका के अंदर का था, इसको क्या बोलते हैं, अलास्का। और ये किसका पार्ट आता है, एशिया, मतलब रशिया का पार्ट है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक जल संधि है, तो इस महासागर को, मतलब आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर में जो मिलाने वाली ये जो जल संधि है इसको स्ट्रेट बोलते हैं। किस, क्या बोलते हैं, बेरिंग, बेरिंग जल संधि, क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। और यहीं पर क्या है इस, अच्छा, हर स्ट्रेट, हर जल संधि का नाम भैया किस पर रखा जाता है, वहां पर कोई ना कोई नदी, कोई ना कोई सी होती है, मतलब सागर होता है जिसके नाम पर वो जल संधि रखी जाती है। तो यहाँ पर आपको बेरिंग सी भी मिलेगी, क्या मिलेगी, बेरिंग सागर। वो कहाँ पर मिलेगा आपको, ये अलास्का और अपने ये एशिया का जो पार्ट, मतलब रशिया जो है, इसके नीचे जो ये सागर है ये कौन सा आपको मिलेगा, बेरिंग सी मिलेगी। अब एक बार पुनः प्रश्न को पढ़ते हैं। देखो ये क्या कर रहा है, आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव व्रत में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। ऊपर की तरफ उत्तर ध्रुव है, उसके चारों ओर फैला हुआ है। जैसे नीचे दक्षिणी महासागर फैला हुआ था ना, इसी प्रकार से आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव व्रत के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। मतलब जो अभी आपने देखा कि दो जलाशय को मिला रहा है, एक संकरा सा भाग है जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं, बेरिंग जल संधि बोलते हैं। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। समझ गए, यूरेशिया इसको क्यों बोलते हैं। देखो एक चीज पे ध्यान देना, ये जो पार्ट था ना, देखो ये तो उत्तरी अमेरिका का पार्ट हो गया, ये वाला अमेरिका, और एक मैंने आपसे क्या बोला था, यूरेशिया, क्या बोला था, यूरेशिया। तो आप समझो एक एक लाइन समझना, क्योंकि ये एशिया जो है ना ऐसा गोल है, ये एशिया का ही पार्ट है जो पृथ्वी गोल होने की वजह से ये यहाँ आकर आपको यहाँ दिख रहा है। देखो कितनी अच्छी लाइन है कि उत्तरी अमेरिका और एशिया के आपको यहाँ पे ये बेरिंग स्ट्रेट के आसपास क्षेत्र देखने को मिलता है। स्टेटमेंट में प्रश्न आ जाए तो गलत मत करके आना कि यार बेरिंग सी तो अमेरिका के पास है, कहीं चक्कर में पड़ जाओ, लेकिन भैया पृथ्वी गोल है, एशिया का जो लास्ट हिस्सा है वो आके कहां पर मिल रहा है, आपके बेरिंग सी के पास में आके मिल रहा है। ये लाइन क्लियर है। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में डाल देना या फोन करके, सॉरी मैसेज करके मुझसे पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर 8619059759 है। अगला मंडल देख लें, वायुमंडल। स्थल मंडल के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देखी हमने, और जल मंडल के बारे में हमने देखी। अब वायुमंडल के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। बड़ी सरल सी डेफिनेशन है। एनवायरनमेंट वाले पेपर में जब ऐसा कोई प्रश्न आ जाए तो ये लाइन तो लिख ही देना, वायुमंडल के बारे में बात है। जैसे आपको कोई प्रदूषण की समस्या के बारे में बताना है तो भी ये लाइन लिख देना कि हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की परत से घिरी हुई है जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, और आज के समय में वायुमंडल को हम मानव सभ्यता ने प्रदूषित करके रख दिया है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। समझ गए, ये हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जिससे लोग सांस लेते हैं, और यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। ओजोन परत की बात हो रही है। अच्छा, वायुमंडल अगर मैं आपसे पूछूं, ये हमारा पृथ्वी है भैया,
पृथ्वी के कितने ऊपर तक जाऊं मैं कि जिसको मैं वायुमंडल कह सकूं? एनसीईआरटी इसको बोलती है 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है क्या? वायुमंडल। देखो पढ़ाई में एंगेजमेंट आपका और मेरा दोनों तरफ से होगा ना, तो आप उसका प्रॉपर लाभ ले पाओगे, समझ रहे हैं? चलिए, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांट रखा है। अब ये परत आप जानती हैं, सबसे नीचे क्षोभमंडल, समताप, मध्य, आयन और बहिर। बाहर की तरफ इसलिए बहिर और बीच में इसलिए मध्य मंडल, और मध्य मंडल के नीचे सबसे पहला जो टॉपोस्फेयर आता है वो है शोभ मंडल। तो 3 तो आपको वैसे ही याद हो गए। अब आयन को ध्यान कर लो और समताप को ध्यान कर लो भैया, रटने की जरूरत नहीं है। बाहर का मंडल बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फेयर अपना ये आपका शोभ मंडल हो गया। बीच में जो मंडल होगा वो कौन सा होगा? मध्य मंडल होगा। अब आपको ध्यान कौन सा करना है? आयन मंडल और समताप मंडल। ये आप आराम से कर ही लोगे, याद करने में कोई दिक्कत। और इनको बांटा किस हिसाब से? तापमान और कुछ अन्य आधारों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया है कि ऊपर कौन सा आएगा, नीचे कौन सा आएगा। आप सभी जानते हैं मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना होता है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। कितना प्यारा प्रश्न है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। किसका? साफ और शुष्क हवा का। शुष्क तभी आप सांस ले पाते हैं। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21 तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादि इनकी मात्रा 1% के अंतर्गत आ जाती है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, जबकि प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में, लेकिन ये हमारी पृथ्वी के लिए बहुत जरूरी है। देखो भैया, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होना तो पेड़ पौधे उगना ही बंद कर दें। क्यों? कैसे? देखो, जो हीट आती है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, हमारे वायुमंडल में इसको एब्जॉर्ब करके रख लेती है, और उसी की वजह से क्या होती है, पृथ्वी गर्म होती है, तो हमारे पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। देखो, जो किसान होंगे आप में से या जिनके खेत होंगे वो जानते होंगे, हमारे तो क्या करते हैं, गर्मी में खेत की जुताई करते हैं। गर्मी में आपके भी करते हैं, इनफैक्ट सभी जगह करते हैं। क्यों करते हैं? खेत को जोत देते हैं ट्रैक्टर से, और उसको क्या करते हैं, अच्छे से जोत के नीचे की जो मिट्टी होती है ऊपर आ जाती है, और उसमें आप देखो डल्ले डल्ले से बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? कि गर्मी में जो हीट होती है वो अंदर तक जाए। क्या? भूमि के अंदर तक जाएंगे, तो जब आप बीज का रोपण करेंगे तो बीज बहुत अच्छे से फिर उग के आता है। समझ रहे हो आप? इसलिए भैया, अगर आपका पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो ना, तो यहाँ पर ठंड के मारे हम सब खत्म हो जाए। और ये क्या करती है, जो सूरज जी की रोशनी होती है, जितनी हमें आवश्यकता होती है उसको ट्रैप कर लेती है। ट्रैप कर कर हमारे पौधों की वृद्धि और हमारे यहाँ पर जो वातावरण इतना प्यारा और सुखमय बना रहता है, उसके पीछे कारण किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। अब यदि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा ट्रैप करने लग जाएगी ऊष्मा को। हमने, मानव ने कसर छोड़ी नहीं है चीज़ों को बिगाड़ने के लिए। तय था कि भाई इतनी कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो पृथ्वी पर तापमान ठीक रहेगा। अब हमने ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी तो क्या होगा? वो जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड गई है वो क्या करेगा? उसी मात्रा में हीट को ट्रैप करेगा, अवशोषित करेगा, और जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हुई है। आगे देख लें। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है, इंपॉर्टेंट। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो घनत्व में तेजी से घटता है। समझ गए? और इसीलिए आप देखो, पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचे पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ कोई ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाना पड़ता है। जैसे भैया ऊपर जाते हैं तो घनत्व कम होता है वायुमंडल का, उसी तरीके से ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। देखो, जो वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है ना, इस प्रेशर की वजह से आप देखो हवा कोई कहाँ जा रही है, कोई कहाँ जा रही है, ये सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे, लेकिन बेसिक चीज आप समझ जाओगे ना तो आगे आपको आनंद आ जाएंगे। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, ये भी तय मान के चलना। कुछ क्षेत्रों पर हमें अधिक दाब महसूस होता है, कुछ क्षेत्रों पर हमें कम दाब महसूस होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये दाब बनता कैसे, ये हम समझेंगे जब तापमान वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तीसरी बात भैया, ये जो आपने देखा, जहां पर ज्यादा आप प्रेशर डाल दोगे तो फिर क्या होगा, हवा वहां पर जाएगी जहां पर प्रेशर कम है, तो क्या होगा,
उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु बहती है। रूल समझ लिया आपने। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वायु का प्रवाह होता है। समझ गए। अब आपसे क्या कहें भैया, पवन किसे कहते हैं? पवन गतिशील वायु को पवन कहते हैं। कहते हैं ना बड़ी शानदार पवन चल रही है, उसको क्या बोलेंगे? पवन। भैया कोई वायु है जो गतिशील अवस्था में है तो उसे क्या बोलते हैं? पवन कहा जाता है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। तो वायु और पवन में फर्क है, एक चीज नहीं है। पवने और वायु अलग अलग हैं। पवने क्या होती हैं? गतिशील जो वायु होती है उनको हम पवने कहते हैं। और वायु, कई बार आपको हवा भी नहीं लग रही है तो हम बोल सकते हैं भैया बिल्कुल पवन नहीं चल रही, लेकिन वायु वहां पर उपस्थित है। अंतिम देख लें, जीव मंडल हमने देखा था भैया, स्थल, जल, हवा, इन तीनों के बीच का एक सीमित भाग होता है और जहां पर जीवन मौजूद है उसी को हम जीव मंडल बोलते हैं। बड़ी प्यारी बात, यहाँ जीवों का बहुत सी प्रजातियों जो कि सूक्ष्म जीव एवं बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं, मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। देखो जब हम एनवायरनमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको इन चीज़ों की महत्वता ध्यान में आएगी। ये स्थल, जल, हवा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट को पैदा करते हैं। जीव मंडल के प्राणियों के मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं, जंतु जगत और पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो उससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों को प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता। ये जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। वही वाली बात, जैसे पर्यावरण की जो हम समस्या देखते हैं कि पेड़ों को भैया काट कूट दिए पहाड़ियों पे, तब आपको हिमस्खलन, भूस्खलन की समस्या बहुत देखने को मिली। उसके पीछे रीजन क्या है कि हमने वहां का जो प्राकृतिक आवास था उसको क्षति पहुंचा दी। आगे उद्योगों में क्या कर दिया हमने, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों के उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे ही हम भूमंडलीय तापन कहा जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है हिंदी में, भूमंडलीय तापन क्या है? भूमंडलीय तापन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा की वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में जो वृद्धि हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं? भूमंडलीय तापन कहा जाता है। क्लियर? इसलिए भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल के बीच एक प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता है। इसीलिए हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? देखो साहब, ये प्रश्न जैसे इकोनॉमिक्स में आप एनसीईआरटी के प्रश्नों को पढ़ लिया करते थे, एक बार इन प्रश्नों को अवश्य कर लेना। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको पुनः कह रहा हूं, यह जो हम ज्योग्राफी करेंगे इसके बाद आपको किसी अन्य किसी किताब के पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम एनसीईआरटी के ज्योग्राफी को इतना एनहेंस करके देख लेंगे अंत तक कि आपको अन्य जो वर्णवाल या अन्य जो किताबें आती हैं उनमें भैया माथाफोड़ी करने की आवश्यकता नहीं। मैपिंग करेंगे तो बाकी चीज वहां समझ लेंगे। ये प्रश्न देख लेना आप, ठीक है? नहीं देख लेना। चलिए, आज हमने आपके साथ ये 5वां चैप्टर किया, इसको अच्छे से एक बार देख लेना और देखो पढ़ने का जो सही तरीका होता है ना उसको कराने के प्रयास किया है। हो सकता है कि आप अब उसके अभ्यस्त ना रहे हो, लेकिन भैया तरीका यही है, आपको इसके साथ जुड़ जाना, ये जो बताया एक बार कर लेना। और देखो आरएस मेंस के लिए मैं पुनः कह दूं, जो राजस्थान में पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बालक जुड़े हुए हैं उनके लिए कल बैच ऐप में डाल दिया जाएगा, तो ऐप में आके आप जुड़ जाना। और सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि ये लेक्चर्स आपके फिलहाल ऐप पे तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ यूट्यूब चैनल्स पे भी अपन डालेंगे। हाँ, लेकिन जो अब आप ऐप में जुड़ चुके हैं उनको एक एक्स्ट्रा लाभ क्या मिलेगा कि जो प्रैक्टिस पेपर हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप जो पढ़ेंगे वो करने के लिए आपको ऐप पर ही उपलब्ध हुआ करेंगे। समझ गए? चलिए, देखो शिक्षा और चिकित्सा तो सबको सुलभ होनी चाहिए, इसमें बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए, सबके लिए निःशुल्क होनी चाहिए। शिक्षा, कोचिंग देखो अलग चीज है। कोचिंग क्या होती है? जो आपने सीखा है ना उसको फर्निश करने के लिए होती है,
लेकिन जो आपने शिक्षा प्राप्त करी, जो एक सामाजिक समाज का दायित्व भी है, वह मेरे अनुसार फ्री होनी चाहिए। जैसे कि जर्मनी में आप जाओगे ना, तो स्कूली और कॉलेज की शिक्षा टोटली फ्री है, एक पैसा देना नहीं पड़ता, सब सरकार देती है। इसी प्रकार से भारत में भी होना चाहिए। जब अपने पास बहुत सारी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी ना, तो हम अपन एक विद्यालय खोलेंगे, उस विद्यालय में किसी भी बालक से 1 रुपये शुल्क नहीं लिया करें, उनको शिक्षा निःशुल्क देंगे और समाज के ऊपर ही उत्तरदायी डालेंगे। देखो पहले हमारे गाँवों में गुरुकुल हुआ करते थे, हाँ, और वो गुरुकुल कैसे चला करते थे, गांव वाले ही सब इकट्ठा करके अनाज, राशि वहां पर जो गुरुजी पढ़ाया करते थे उनको दिया करते थे। तो क्या होता था, गांव वालों का भी दायित्व हो जाया करता था और टीचर का भी गांव वालों के प्रति दायित्व हो जाया करता था कि भैया मुझे अच्छे से एथिकल रूप में पढ़ाना है, और उसमें मॉरल एजुकेशन भी बच्चों को बहुत अच्छी जाया करती थी। लेकिन वो व्यवस्था, गुरुकुल व्यवस्था हमारी ध्वस्त कर दी गई, किसने, मैकॉले ने। तो देखो तुम सब अधिकारी बन जाओगे और अपनी विकास जी की व्यवस्था और भी अच्छी हो जाएगी, तब हम एक विद्यालय खोलेंगे जहाँ पे किसी बालक से शुल्क नहीं लेंगे, और हमारे जो हल्के बालक जिनको हम कहते हैं सरकारी स्कूल के, वो बहुत अच्छे से नाम रोशन करके दिखाएंगे। चलिए, इसी सपने के साथ में आज का चैप्टर समाप्त करते हैं। इसको रिवाइज कर लेना। इसी प्रकार से ज्योग्राफी के अपने जो प्लानर है उसको ध्यान में रहते हुए अपन चैप्टर्स आगे चलते चलेंगे, और आप देखेंगे कि 15, 20, 25 दिन में आपकी ज्योग्राफी की काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। धन्यवाद।